राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। जलवायु से जुड़े अपने वादों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ने वाले दुनिया के कुछ देशों में भारत के भी होने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया। आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार ने सभी दलों से संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संरचित बहस के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने का अनुरोध किया। इन सबके बीच बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट में 60 पन्नों की चार्जशीट दायर की। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बैठक खत्म हो गई है। यह बैठक पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रही थी। शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में 23 दलों के 30 नेताओं ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह ने अयोध्या पहुंचकर श्री राम लला के दर्शन और पूजन किए तथा हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। देश भर में शीतलहर की शुरुआत हो गई है। अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने लगा है। दिसंबर के महीने में ही तापमान में गिरावट होने लगी है। इसके साथ ही ठंड ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में शनिवार सुबह पड़ोसी बांग्लादेश में आए 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप सुबह करीब 9:05 पर आया, जिसका केंद्र दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में 55 किलोमीटर गहराई में था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दांतेवाड़ा में एक बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवान घायल हो गए। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। आगरा में भीषण सड़क हादसा। गुरुद्वारा गुरु के ताल पर ट्रक ने ऑटो को रौंदा, महिला समेत 5 लोगों की मौत। महान शिक्षाविद स्वर्गीय वीरेंद्र मोहन झा के पुण्यतिथि पर झा, मिश्रा, चौधरी, ठाकुर परिवार व ललित सुमन एडिटर इन चीफ, इंडिया दर्पण, हिंदी दैनिक, मदर इंडिया पत्रिका, DID न्यूज, राष्ट्र सर्वप्रथम, ग्रेट इंडिया लीग्स परिवार की ओर से शत शत नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि अनुसंधान और नवोन्मेषण किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि डिग्री प्राप्त करने वाले करीब 80,000 विद्यार्थियों में आधी से ज्यादा बेटियां हैं। राष्ट्रपति ने उन 129 विद्यार्थियों को विशेष बधाई दी जिन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की है। राष्ट्रपति ने कहा कि इन 129 PhD प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 57 बेटियां हैं। इसके साथ ही उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बेटियों की शिक्षा में निवेश करना देश की प्रगति में अमूल्य निवेश है। आज आप सबको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस विश्वविद्यालय के पूर्व दीक्षांत समारोह की गरिमा बढ़ाने वाले व्यक्तित्व में डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर CV रमन, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, श्री C राजकपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैसे मूर्धन्य लोगों ने के नाम है। इस दीक्षांत समारोह के दौरान ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि डिग्री प्राप्त करने वाले करीब
1000 विद्यार्थियों में आधी से ज्यादा बेटियां हैं। मैं उन 129 विद्यार्थियों को भी विशेष बधाई देती हूं जिन्होंने आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इन 129 पीएचडी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 57 बेटियां हैं। मैं इस अवसर पर विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों तथा विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूं। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय और इसके 500 से अधिक संबद्ध कॉलेजों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ी ही संतोष का विषय है कि कुल विद्यार्थियों में लगभग 40% बेटियां हैं। मेरा मानना है कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना देश की प्रगति में अमूल्य निवेश है। देवियों और स्वजनों, आज जब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेज गति से परिवर्तन हो रहा है, तब निरंतर सीखते रहना और भी आवश्यक हो जाता है। आप सब युवा है, आप सब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहते हैं और जानते हैं और करते भी हैं। किसी भी साधन का सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी। यही तथ्य टेक्नोलॉजी के साथ भी लागू होता है। अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो देश और समाज का भला होगा और अगर दुरुपयोग करेंगे तो मानवता का नुकसान होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमारे जीवन को सुगम बना रहा है, लेकिन डीप फेक के लिए इसका उपयोग समाज के लिए खतरा है। इस संदर्भ में नैतिकता से युक्त शिक्षा हमें राह दिखा सकते हैं। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय मूल्यों से युक्त एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करके भारत को एक ग्लोबल नॉलेज पावर के रूप में स्थापित करे। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस विश्वविद्यालय ने अपने सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के सभी स्टेक होल्डर्स को साधुवाद देती हूँ। किसी भी देश के विकास में रिसर्च और इनोवेशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ये विश्वविद्यालय रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रोत्साहित कर रहा है। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के नाम से इंडियन पेटेंट ऑफिस में 60 से अधिक पेटेंट्स पंजीकृत। विद्यार्थियों में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। आपसे ये अपेक्षा की है कि आज स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रिसर्च और इनोवेशन करे और उन इनोवेशंस को इम्प्लीमेंटेशन भी करे। आज पूरे दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। कोई भी संस्थान दुनिया से कट कर नहीं रह सकता है। आपको इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना चाहिए। रिसर्च और इनोवेशन को एक दूसरे से साझा करके ही देश और दुनिया के सामने आ रही चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। देवियों और स्वजनों, शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ शिक्षण संस्थानों की समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। आपके विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध संस्थानों में विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है। स्वाभाविक है इनमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों भी होंगे। उनकी सहायता करना आपका व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य है। मुझे खुशी है कि ये विश्वविद्यालय अर्न एंड लर्न इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट जैसी पहल द्वारा उनकी मदद कर रहा है। मैं चाहूंगी कि आप सभी अध्यापक और विद्यार्थीगण व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर शिक्षा और विकास यात्रा में पिछड़ गए लोगों को के साथ लेना के लिए प्रयास करेंगे। आपका ये प्रयास अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। हमारे नागपुर विश्वविद्यालय का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इनका नाम इस विश्वविद्यालय को मिला है। तुकडोजी महाराज महान समाज सुधारक थे और समाज प्रबोधन, समाज शिक्षण और समाज संस्कार, लोक संस्कार, इस त्रिसूत्री के ऊपर आधारित उन्होंने बहुत बड़ा सामाजिक काम विशेष रूप से विदर्भ के क्षेत्र में किया है। हमारे विश्वविद्यालय की ये भी विशेषता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी, पूर्व उपराष्ट्रपति हिदायतुल्ला जी और पूर्व चीफ जस्टिस
शरद बोबड़े जी हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं। इतना ही नहीं तो हमारे जो पूर्व विद्यार्थी हैं वो देश में ही नहीं तो विश्व में अनेक क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम उनके द्वारा हुआ है। हमारे विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी होने के नाते मुझे भी इस विश्वविद्यालय में अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है। मुझे विशेष रूप से इस बात की खुशी है कि हमारी यूनिवर्सिटी और विशेष रूप से हमारे महाविद्यालय इन्होंने अपना एक गरिमामय स्थान ऐसा निर्माण किया है। आने वाले समय में नॉलेज ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बात जरूरी है कि देश के लिए अनेक बातों का महत्व है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज, और नॉलेज का वेल्थ में रूपांतर करना यही विश्व शक्ति, विश्व पावर बनाने के बारे में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, ये नॉलेज के बिना संभव नहीं है। और इसलिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और जिन छात्र छात्राएं आज डिग्री हासिल कर रही है उनको भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्यवाही जारी है और 15 दिसंबर तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को, जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए। और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। चाहे एयर साइड से हम देखें, चाहे सिटी साइड से देखें, जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिजाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2,200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो जरूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। 8 एप्रन है शुरुआत में एयरक्राफ्ट्स के लिए, और इसके द्वितीय चरण के लिए, जिसके लिए शीघ्र ही हम स्वीकृति कैबिनेट से लेने जा रहे हैं, उसमें एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई 2,200 मीटर से 3,700 मीटर तक हम लोग ले जाएंगे। मतलब करीब करीब 4 किलोमीटर की एयरपोर्ट की रनवे होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान, बोइंग 787, बोइंग 777, सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान भी अयोध्या डायरेक्ट लैंड कर पाएं। उसी के साथ जो ये पहला फेज है विमानतल का, इसी के समीप जमीन पर द्वितीय फेज इस विमानतल का हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां ये 6,500 स्क्वायर मीटर का विमानतल है। द्वितीय फेज 50,000 स्क्वायर मीटर का विमानतल होगा, मतलब 5 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल हम बनाने जा रहे हैं। अयोध्या नगरी जो राष्ट्र मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा केवल नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए, उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। प्रभु श्री राम की पावन अयोध्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए, उनकी समीक्षा के लिए मैं समय समय पर अयोध्या का विजिट करता रहा हूं। आज हम लोग आए हैं केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी के साथ में
अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस अवसर पर आज एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तेजी के साथ उनके निर्देशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर लोकार्पण के पूर्व अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं वह तिथि अब नजदीक आ चुकी है और अयोध्या वासियों को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं, जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही यहाँ के अन्य जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या की दृष्टि से जो आवश्यक है, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से आवश्यक है, वह अयोध्या वासियों के पास यहाँ पे उपलब्ध होगा। अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है, ये आप सबके सामने। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पंजाब के जिला गुरदासपुर में आज विकास क्रांति रैली का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान व आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने 1850 करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत की, वहीं बंदा बहादुर सिंह बस टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। इस दौरान विकास क्रांति रैली को सीएम केजरीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि जो पैकेज सीएम भगवंत मान 1850 करोड़ का लेकर आए हैं, इससे गुरदासपुर में बड़ी तरक्की होगी। इससे गुरदासपुर में 2 बड़े और बेहतरीन सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 सरकारी अस्पताल भी बनाए जाएंगे, जहां सभी जांच और दवाएं मुफ्त होंगी। मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले पंजाब ने इस किस्म की विकास क्रांति कभी देखी होगी। एक ही दिन में, एक ही लोकसभा हलके में आज 1850 करोड़ रुपए के काम शुरू किए जा रहे हैं। 1850 करोड़ रुपए। मुझे लगता है 75 साल में भी अगर सारे काम शामिल कर लिए जाएं तो भी गुरदासपुर हलके में सारे 75 साल मिला के 1850 करोड़ रुपए के काम नहीं होंगे, जितने एक दिन के अंदर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने, भगवंत मान साहब ने गुरदासपुर हलके में आज काम शुरू किए हैं। और हर हफ्ते ये हो रहा है। आज गुरदासपुर में 1850 करोड़ के काम शुरू हुए। पिछले हफ्ते होशियारपुर में 850 करोड़ रुपए के काम शुरू हुए थे। उसके पहले हम धुरी गए थे। धुरी में पंजाब के लोगों की तीर्थ यात्रा योजना शुरू हुई थी। उसके पहले हम पटियाला गए थे। हर हफ्ते हम एक ना एक इलाके में जा रहे हैं और इतनी तेजी से पंजाब का विकास हो रहा है कि किसी को यकीन नहीं हो रहा। अभी अभी हम लोग आपका गुरदासपुर का
बस स्टैंड का उद्घाटन करके आ रहे हैं। ये आप लोगों की बहुत पुरानी मांग थी जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। जब भी आप दूसरी पार्टियों के पास जाते थे वो लोग कहते थे पैसे नहीं है। अब ईमानदार सरकार आई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं पैसे की कोई कमी नहीं है। पंजाब का खजाना भरा हुआ है। जो खजाना ये खाली छोड़ के गए थे, 1.5 साल के अंदर हमने पंजाब का खजाना भर दिया। आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, कोई पंजाब का खजाना खाली नहीं है। दोस्तों, अपने मुंह से मैं तारीफ करूं वो अलग बात है। हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मेरा छोटा भाई है। अपनी तारीफ करना सबको आता है, लेकिन जब जनता तारीफ करने लगे वो सबसे बड़ी बात है। आज ये जो 1850 करोड़ रुपए का पैकेज मान साहब आपके लिए लेके आए हैं, पंजाब सरकार जो आपके लिए लेके आई है, इससे इतनी तरक्की होगी गुरदासपुर की। 2 बड़े बड़े शानदार सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे। शानदार। पंजाब में जितने प्राइवेट स्कूल हैं उन सारे प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छे सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे जिसमें शिक्षा फ्री होगी। मैं आज चैलेंज करके जा रहा हूं, जिस दिन वो दोनों स्कूल बन जाएंगे, अमीर से अमीर आदमी भी गुरदासपुर का अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराएगा। इतने शानदार सरकारी स्कूल बना रहे हैं। 2 जिला अस्पताल, एकदम शानदार जिला अस्पताल अपग्रेड किए जाएंगे। उसमें सारी सुविधाएं होंगी, MRI की, एक्सरे की, इस मशीन की, उस मशीन की, सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे और सबसे अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पताल से भी ज्यादा अच्छे 2 सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। सड़कें बनाई जाएंगी। आपका बस अड्डा तो बनके तैयार हो गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। बिजली का ग्रिड लगाया जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो गुरदासपुर की जरूरत हो और इस पैकेज के अंदर ना हो। आपकी सारी जरूरतें इस पैकेज से दूर की जाएंगी। और ये मत सोचना कि ये अकेला पैकेज है। इसके बाद आपकी जितनी जरूरतें रहेंगी फिर आएंगे आपके पास और पैसे लेके आएंगे। गुरदासपुर की तरक्की में किसी भी तरह की कमी नहीं की जाएगी। आपकी सारी मांगे पूरी की जाएगी, पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे को याद है चुनाव के पहले मैं आपके बीच में आया था। मैं और मान साहब आपको गारंटी देके गए थे, यहां पे गुरदासपुर वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। आप में से हर घर के अंदर एक कोई सैनिक भारत की फौज में देश की रक्षा करने के लिए गया हुआ है। हम लोग आपको वादा करके गए थे, गारंटी देके गए थे कि अगर हमारी सरकार बनी और पंजाब की धरती पे रहने वाला कोई भी सैनिक फौज में अगर शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की शहीद सम्मान राशि दी जाएगी। हमने अपना वादा पूरा किया। आज पंजाब के अंदर पिछले 1.5 साल में जितने भी पंजाब के रहने वाले शहीद हुए हैं, हर एक के परिवार को मान साहब खुद उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए का चेक देके आए हैं। भाई साहब, अभी हमने पिछले हफ्ते एक बड़ी शानदार योजना चालू की है। हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बार तीर्थ यात्रा करके जरूर आऊं। सबके लिए हमने तीर्थ यात्रा करवाने का इंतजाम कर दिया है। फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे। आपके घर से आपको लेके जाएंगे, ट्रेन स्टेशन तक लेके जाएंगे। रेलगाड़ी AC ट्रेन का इंतजाम किया है। AC ट्रेन आपको तीर्थ स्थान पे लेके जाएगी, आपको दर्शन करा के लाएगी और आपको वापस आएगी। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास, आपका भरोसा ऐसे ही बना रहे। आप इसी तरह से मोहब्बत करते रहें, प्यार करते रहें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। और मैं समझता हूं कि पूरे पंजाब के लोगों के साथ मिलके, 3 करोड़ लोगों के साथ मिलके बहुत जल्दी हम पंजाब के लोगों के सपनों का रंगला पंजाब बनाएंगे। अपना विश्वास इसी तरह से आप बनाए रखिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने युवा वयस्कों के साथ विशेष चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारे देश युवा शक्ति का देश है। सीएम ने बताया कि पीएम मोदी ने युवाओं से आह्वान करते हुए किस प्रकार हम विकसित देश की श्रेणी में आए, इसकी योजना समाज के हर वर्ग के सामने रखी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश के अंदर युवाओं को नई ताकत देने, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई नए कार्यक्रम पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए हैं। जैसा हम जानते हैं, अपना देश युवा शक्ति का एक देश है। हमारे यहाँ डेमोग्राफिक रचना में ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा शक्ति ये अपने देश में है, लगभग 65%। अब युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की है। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हम दुनिया में अपने देश को लेकर आगे कैसे बढ़ें। दुनिया के अंदर
देशों की अलग अलग श्रेणियां, उसमें एक श्रेणी है विकासशील देश, दूसरा है विकसित देश। अभी तक हम विकासशील देशों की श्रेणी में ही आते हैं। कुल 37 देश ऐसे हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अभी तक हमारा नंबर जो है विकसित देशों में नहीं आया है। बहुत जल्दी हम विकसित देशों में कैसे पहुंच सकें, इसकी योजना समाज के हर वर्ग के सामने और प्रधानमंत्री जी ने रखी है। विशेष तौर पर युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा की गई है कि हमारे देश का युवा बहुत ही संघर्षशील है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत परिश्रमी है, और अगर उसको आह्वान किया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता हमारा जो युवा कार्यबल वो ये रखता है। देश के अंदर युवाओं को एक नई ताकत देने के लिए, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई नए नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम ये देश को दिए हैं। और इस बात की प्रसन्नता भी है कि बड़ी संख्या में हमारे युवक इन चीजों का लाभ जो है स्वरोजगार के नाते से और वो उठा रहे हैं। देश को डिजिटली दक्ष बनाने में और अपना कारोबार भी शुरू करने में एक डिजिटल इंडिया के नाते से बहुत बड़े कार्यक्रम ये किए जा रहे हैं। बड़े उत्साह का संचार हमारे यहाँ युवाओं में ये हुआ है। देश में आगामी 25 साल के अंदर जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तो इस 25 साल के कार्यकाल को अमृत काल इस नाम से देश ने यानी प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है। इस अमृत काल में हमारे समाज का हर वर्ग अपनी अपनी भूमिका निभाए, अपना दायित्व निभाए, तो निश्चित रूप से 2047 तक यह देश विकसित देशों की श्रेणी में और यह आ जाएगा। स्पष्ट एक वर्गीकरण किया गया है समाज का कि समाज में जैसा हम जानते हैं कि जाति प्रथा बहुत अपने आप प्रचलित है, लेकिन उस जाति प्रथा के कारण से समाज को लाभ कम, हानि ज्यादा होती है। अब आखिर जातियां ये समय समय अपना अपना स्वरूप लेती हैं और एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम भी अगर मानो समाज में जातियों के नाम से पुकारने लगे तो हमारे सामने भी 4 जातियां उभर करके आती हैं। उसमें एक है युवा वर्ग, दूसरा है महिला वर्ग, तीसरा है हमारे देश का गरीब समाज और चौथा है किसान वर्ग। तो ऐसे 4 जो है स्तंभ और ये देश के अंदर इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो जैसा हम युवा वर्ग से संबंध रखते हैं तो युवाओं को अपनी शिक्षा का किस प्रकार से उसको लेकर के वो आगे बढ़े और न केवल शिक्षा बल्कि उसके साथ साथ संस्कार, उसके साथ साथ विचार, उसके साथ साथ हुनर, ये भी युवाओं का ये आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम विकसित भारत का जो सपना है इसको पूरा कर पाएंगे। तो आज युवाओं को जो ऐसी शिक्षा दे जाने के लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका भी और प्रचलन यानी उसका प्रारंभ कर दिया गया है। देश में तो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, लेकिन हरियाणा में हमने संकल्प लिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले 2 वर्षों के अंदर अर्थात 2025 के अंत तक इसको हम पूरा लागू कर देंगे। इसके नाते से जितने हमने यहाँ काम किए हैं उसके अंदर यानी शिक्षा स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक KG to PG जिसका नाम दिया है, शिक्षा का एक स्वरूप खड़ा किया जाए जिसमें स्कूलों में NSQF, कॉलेज में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU ये भी किए गए हैं ताकि कोई भी युवा जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है अपनी दिशा को तय करके और आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने यहाँ देश के अंदर जो सतत विकास लक्ष्य रखे हैं, जो जिनको हम SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसका नाम दिया है, तो ये प्राप्त करने के लिए हमने 2030 तक का प्रारूप हरियाणा के अंदर तय किया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।